साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि कांग्रेस पार्टी झूठे वादों के जरिए इख्तिदार पर फायज हुई। माक़बल इंतख़ाबात झूठे वादों के जरिए तेलंगाना के अवाम को धोखा दिया गया। वो तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि कांग्रेस ने अक़लियतों के लिए माइनॉरिटी डिक्लेरेशन जारी किया, ताहम इख्तिदार पर फायज होने के बाद अक़लियती डिक्लेरेशन में किया गया एक भी वादा आज तक पूरा नहीं किया गया है। कांग्रेस ने अवाम के साथ साथ मजहबी रहनुमाओं, आइमा और मौज़नीन को भी धोखा दिया। KCR के दौरे हुकूमत में आइमा और मौज़नीन को माहाना 5,000 रुपये एजाजिया फराहम किया गया। कांग्रेस ने आइमा और मौज़नीन को अलल तरतीब 12,000 रुपये और 10,000 रुपये एजाजिया की फराहमी का वादा किया। ताहम आज आइमा और मौज़नीन के एजाजिया में इजाफा तो दरकिनार 5,000 रुपये मुकर्ररा एजाजिया भी पाबंदी से नहीं दिया जा रहा है। अक़लियतों के लिए बराए नाम बजट कांग्रेस हुकूमत मुख्तस कर रही है और 50% बजट भी खर्च नहीं किया जा रहा है। झूठे वादों के जरिए तेलंगाना आवाम और मुसलमानों को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी वज़ीर आज़म मोदी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। हर लिहाज से अक़लियतों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। रियासती काबीना में एक भी मुस्लिम वज़ीर नहीं है। रियासत में 1948 से 2014 तक की तारीख देखी जाए तो फसादात मामूल थे। साल 2014 में के चंद्रशेखर राव बरसर इख्तिदार आए और फसादात का खात्मा हुआ। तेलंगाना में 2014 तो 2023 तक एक भी फसाद रोनुमा नहीं हुआ। तेलंगाना को गंगा जमनी तहजीब और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का गहवारा बनाया गया। ताहम तेलंगाना में जब से कांग्रेस बरसर इख्तिदार आई है, दोबारा गंगा जमनी तहजीब को नुकसान पहुंचा है। जैनूर में फसाद हुआ, मुसलमानों के दर्जनों दुकानों को आग की नजर कर दिया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने फसाद ज़दा जैनूर के दौरे की तक जहमत गवारा नहीं की। इसी तरह हाल ही में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हल्का इंतखाब कोडंगल में मुस्लिम कब्रिस्तानों और छिल्ले मुबारक को निशाना बनाया गया। खुबूर को मिसमार कर दिया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इस वाक़े के बाद खुद अपने हल्के का दौरा नहीं किया। BRS के कायदीन ने कोडंगल पहुंचकर एहतजाज किया। मोहम्मद महमूद अली ने इस्तफसार किया कि क्या ये रेवंत रेड्डी की मुसलमानों के साथ इंतखामी कार्रवाई नहीं है। रेवंत रेड्डी दरअसल कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं, ताहम वो यूपी की तर्ज पर यहाँ मुसलमानों पर जुल्म सितम की इंतहा कर रहे हैं। मोहम्मद महमूद अली ने DGP से ख्वाहिश की है कि वो लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करें। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मुसलमानों से कई वादे किए, ताहम एक भी वादे को पूरा नहीं किया। पार्लियामेंट में वक्त तरमीमी कानून मंजूर किया गया जिसकी मुल्क भर में मुसलमान मुखालिफत कर रहे हैं। BRS ने भी वक्त तरमीमी बिल की राज्यसभा में शिद्दत के साथ मुखालिफत की और बिल के खिलाफ में वोट दिया। लेकिन आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी वक्त तरमीमी कानून को तेलंगाना में नाफिज किए हैं। वक्त तरमीमी कानून पर अमल करने वाली तेलंगाना मुल्क भर में पहली रियासत बन गई है। मुसलमानों के आबा व अजदाद की जानिब से वक्फ करदा अराजियात को आज छीनने की कोशिश की जा रही है। मोदी नहीं चाहते कि मुसलमान तरक्की करें और तालीम हासिल करें। वक्फ कानून के जरिए मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। रियासत तेलंगाना में रेवंत रेड्डी को अपने मरकजी कायद राहुल गांधी से ज़्यादा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की फ़िक्र लाहक है। मोदी ने वक्फ तरमीमी कानून को पार्लियामेंट में मंजूर करवाया और रेवंत रेड्डी तेलंगाना में इस पर अमल कर रहे हैं। मोहम्मद महमूद अली ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि वक्फ बोर्ड में CEO का तकर्रुर अमल में लाया जाए, मंशाए वक्फ और वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि अक़लियतों की तालीमी तरक्की के लिए माजी की कांग्रेस हुकूमतों ने कुछ नहीं किया। KCR ने मुसलमानों की तालीमी तरक्की के लिए 204 अक़लियती अक़ामती स्कूल्स का क़याम अमल में लाया। अक़ामती स्कूल्स को जूनियर कॉलेजेस के तौर पर अपग्रेड भी किया गया। उन्होंने पुरज़ोर अंदाज में कहा कि के चंद्रशेखर राव मुसलमानों के हकीकी हमदर्द कायद हैं। वो मुसलमानों के बारे में हमेशा सोचते हैं। KCR ने न सिर्फ तेलंगाना हासिल किया बल्कि तेलंगाना के अवाम और अक़लियतों को बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने का मौका फ़राहम किया। BRS के दौरे हुकूमत में तेलंगाना में एक भी फसाद नहीं हुआ। लॉ एंड ऑर्डर शानदार रहा। BRS की पहली मियाद में KCR ने मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वज़ीर माल बनाया और दूसरी मियाद में वज़ीर दाखिला की जिम्मेदारी तफवीज़। BRS सेक्युलर पार्टी है और KCR सेक्युलरिज्म के अलंबरदार हैं। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि रेवंत रेड्डी कहते हैं कि मोदी मेरे बड़े भाई हैं। यकीनन मोदी वज़ीर आज़म हैं, आप उन्हें अपना बड़ा भाई मानिए, मगर मोदी के नक्शे कदम पर चलते हुए मुसलमानों पर जुल्म सितम ना कीजिए। उन्होंने कहा कि KCR ने तेलंगाना के लिए कई कुर्बानियाँ दी। 11 यौम तक भूख हड़ताल मुनज़्ज़म की। भूख हड़ताल के बायस KCR की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। प्रोफेसर जयाशंकर व दीगर कायदीन ने KCR को भूख हड़ताल ख़त्म करने का मशवरा दिया था। ताहम KCR ने कहा कि अगर तेलंगाना के लिए मेरी जान चली जाती है तो भी मुझे परवाह नहीं है। ताहम हर हाल में तेलंगाना कायम होना चाहिए। KCR की भूख हड़ताल के नतीजे में चिदम्बरम ने तेलंगाना के क़याम के लिए इक़दामात के आगाज़ का ऐलान किया। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि आज रेवंत रेड्डी ने KCR पर तनकीद को अपनी ज़िंदगी का वतेरा बना लिया है।
सरकारी तकरीब हो या कोई भी प्रोग्राम केसीआर पर सिर्फ तनकीद ही करते हैं। हम चीफ मिनिस्टर से दरख्वास्त करते हैं कि वो आवाम से किए गए वादों की तकमील पर तवज्जो दें। आज सर्वे किया जाए तो 98% अवाम कांग्रेस की मुखालिफत में बात कर रहे हैं, लिहाजा हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि वो आवाम की फलाह बहबूद पर तवज्जो दें। रेवंत रेड्डी बहुत बातें करते हैं, वो अपनी ज़बान को काबू में रखें। आज लोग केसीआर के दौरे हुकूमत को याद कर रहे हैं। इस मौके पर आबिद रसूल खान, दासू जोशरावन व दीगर ने भी मुखातिब किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीनियर BRS कायद आजम अली और दूसरे मौजूद थे। MLC शरवण साहब, हमारे मुजीब भाई साहब जो हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, हमारे सोहेल भाई साहब सीनियर लीडर, हमारे बदर भाई साहब, और ख़ास से हमारे माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन आबिद रसूल खान साहब, अरशद भाई साहब जो माइनॉरिटी मेंबर रहे हैं, आजम अली साहब सीनियर लीडर, हमारे मोहित खान साहब वो भी बहुत सीनियर लीडर है, और तमाम मीडिया के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और तमाम मेरे भाइयों, ये कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार पर जो आई है ना, खाली झूठे वायदे कर कर इख्तिदार पर आई और हर तरीके से तेलंगाना आवाम के साथ धोखा किए, और उसके साथ साथ माइनॉरिटीज़ के साथ, माइनॉरिटीज़ का जो डिक्लेरेशन है ना, वो इतना वायदे किए गए हैं कि कोई भी इसमें अमल नहीं किया गया। बजट हो, सप्लान हो, इमाम मौजन के लिए कोई, मैं समझता हूँ ऐसा डिपार्टमेंट नहीं रहा, ऐसे लोग नहीं रहे जिसके साथ झूठे वायदे नहीं किए गए। और इन लोगों के साथ तो वायदे किए गए मजहबी रहनुमाओं के साथ। इमाम मौजूद हजरात को कांग्रेस यहाँ पर 48 साल हुकूमत कर चुकी है, अभी ये 2 साल मिलाकर 50 साल हो चुके हैं, कभी भी मुसलमानों के तरक्की के बारे में नहीं सोचा। इमाम और मौजूद हजरात के साथ भी केसीआर साहब ने अपने दौरे हुकूमत में 5,000 रुपये हदिया दिया। हर मस्जिद के लिए इमाम साहब को 5,000, मौजूद साहब को 5,000। कांग्रेस आकर क्या बोली, हम 10,000 देंगे, एक पैसा भी नहीं दिया गया और वो 5,000 भी पेंडिंग है बहुत से। उसी तरह बजट में कहा गया, वायदा किया गया, पास किया गया, मगर बजट में केसीआर साहब के पीरियड में जो खर्चा हुआ करता था उससे भी 50% खर्चा किया गया। खाली झूठे वायदे कर कर, झूठे तसल्ली देकर मुसलमानों को गुमराह किया गया और तेलंगाना की आवाम को भी गुमराह किया गया। मुसलमानों को ऐसे ऐसे सब्ज़ बाग दिखाए गए, और मैं समझता हूँ रेवंत रेड्डी साहब कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर नहीं है, बल्कि मोदी साहब के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। माइनॉरिटी को आज तक 2 साल के करीब हो चुके हैं, एक भी माइनॉरिटी मिनिस्ट्री नहीं दी गई, और हर शोबे हयात में मुसलमानों को नज़रअंदाज किया गया। मैं एक बात मीडिया के ज़रिए मुस्लिम भाइयों को बताना चाहता हूँ, तेलंगाना के आवाम को बताना चाहता हूँ। 1948 से 2014 तक आप तारीख उठाकर देख लीजिए, फिसादात होते रहे हिंदू मुस्लिम, मगर केसीआर साहब 2014 में जब पावर में आए, मुकम्मल तरीके से कोई रोकने वाले लीडर है वो केसीआर साहब है। तेलंगाना में फिसादात को 2014 से 2023 तक एक भी दंगा फिसाद नहीं हुआ। अमन से, भाईचारगी से, प्यार और मोहब्बत से हिंदू मुस्लिम गंगा जमुना तहजीब किसी स्टेट में है वो तेलंगाना स्टेट में थी। मगर जैसा कांग्रेस पावर में कई जगह फिसादात हुए, जैनूर के अंदर काफ़ी मुसलमानों के दुकानों को जलाया गया, जबकि गौड़ तबका और मुसलमान तबका हमेशा, गौड़ तबका प्यार और मोहब्बत से रहते थे, मगर लोग आकर उसमें नष्ट किया गया प्यार और मोहब्बत को, और हवा देकर दंगे फिसाद करा गए। और ख़ासतौर से हमारे चीफ मिनिस्टर साहब एक दौरा भी नहीं किए, रेवंत रेड्डी साहब। और हम ये बात बताना चाहते हैं, हमारे बहुत से लीडर्स कोड़ंगल जाकर आए। अरे चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी में किस तरह हो सकता बताइए। कोड़ंगल के अंदर दरगाह के एक छिल्ले को डैमेज किया गया, जो रेवंत रेड्डी साहब खुद उस दरगाह के छिल्ले को जानते हैं। उसी तरह ग्रेवयार्ड्स, 2 ग्रेवयार्ड्स को निस्तो नाबूद किया गया। क्या ये जमहूरियत है? क्या ये मुसलमानों के साथ आपका इंतकामी जज्बा है? आप कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं और देख रहे हैं यूपी की तरह यहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि रेवंत रेड्डी साहब ना कोड़ंगल गए एक भी, ना उस पर कंट्रोल करने की कोशिश की है। इसीलिए रेवंत रेड्डी साहब से और ख़ासतौर से डीजीपी साहब एक सेकुलर होते हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि लैंड ऑर्डर तेलंगाना का सबसे अहम है, और ख़ासतौर से हर कौम के लोगों को अमन से रहने के लिए ये हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि उसकी अमलावरी किया जाए। मगर कोड़ंगल के अंदर जो वाक़या हुआ है,
अभी तक हमारा कोई मिनिस्टर, कोई चीफ मिनिस्टर भी वहां पर नहीं गए। और एक बात बताना चाहता हूं, वायदे तो बहुत किए गए मगर नुकसान पहुंचाने के लिए कोई कसर बाकी रखने वाले नहीं है चीफ मिनिस्टर साहब। अब वक्फ बोर्ड के अंदर जो हमारा बिल पास हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, जो एंटी वक्फ बोर्ड बिल था उसे कानून बनाया गया। हमारे जो पार्लियामेंट मेंबर्स हैं उन्होंने खास तौर से सुरेश शेट्टी साहब ने डटकर पार्लियामेंट में जवाब दिया, ये मुसलमानों पे जुल्म है, ये मुसलमानों की जायदाद उनके बाप दादा उनके बुजुर्गों ने छोड़ा है, उन मंशा वक्फ के तहत छोड़ा है ताकि मंशे के तहत उन लोगों की तरक्की पर काम आए। मगर ये भी वो मोदी साहब कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि मुसलमान तरक्की करें, मुसलमान तालीम हासिल करें, मुसलमान अच्छी ज़िंदगी गुजारे। उन्होंने कानून बनाते हुए ख़ासतौर से वक्फ बोर्ड में तरमीम किया गया और किसी स्टेट में उस पर अमलावरी नहीं की। मगर हमारे रेवंत रेड्डी साहब को राहुल गांधी की खबर नहीं है, इनको अगर ज़्यादा फिक्र है तो मोदी साहब की ज़्यादा फिक्र है। मोदी साहब ने कानून बनाया और सबसे पहले रेवंत रेड्डी साहब ने यहाँ पर इस तेलंगाना के अंदर ख़ासतौर से वक्फ में जब तक का फैसला नहीं होगा, जब तक कोई वक्फ बोर्ड की मीटिंग नहीं होगी, जबकि वक्फ बोर्ड के जरिए वो जायदादों को जो लोग काबिज करवाना चाहते हैं उसे रोकने लिए काम करने के लिए वक्फ बोर्ड का सीईओ का होना बेहद ज़रूरी है। वक्फ बोर्ड को अमली तरीके से काम करना चाहिए। हमारे मेंबर्स परेशान हैं, वक्फ बोर्ड के तहत मस्जिदों के जो इंतजाम होते हैं, वक्फ प्रॉपर्टी की जो हिफाजत की जाती है, वक्फ बोर्ड की कानून जब तक पास नहीं होगा या वहाँ से जो आर्डर्स नहीं आएंगे, जब तक वक्फ बोर्ड की मीटिंग को भी कैंसिल करने वाले लीडर है वो रेवंत रेड्डी साहब है और बासाब्ता आर्डर्स निकाले। इसलिए हमारा हुकूमत से डिमांड है वक्फ बोर्ड में इमीडिएट सीईओ होना चाहिए, अच्छे से अच्छा सीईओ होना चाहिए ताकि वक्फ के कानून को जान सके, वक्फ बोर्ड की हिफाजत कर सके। इसलिए मीडिया के जरिए मैं तमाम भाइयों से, हमारे तेलंगाना के चाहे हिंदू हो मुसलमान हो सभी भाई अच्छी तरह जानते हैं केसीआर साहब इंडिया में नंबर 1 स्टेट बनाने के लिए तेलंगाना को उन्होंने जो जद्दोजहद की है उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। आज हम नहीं कह रहे हैं, सारे हिंदुस्तान में बड़े बड़े लोग जो एनालिसिस कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि केसीआर साहब का दौर एक सुनहरी दौर रहा है। हमारे पास पहले पानी नहीं था, पीने का पानी नहीं था, फ्लोरेसिस वाटर थे, नलगुंडा हो महबूब नगर में हो, उसी तरह पावर नहीं था, इंडस्ट्रीज हॉलीडेज देते 3 दिन जुमा हफ्ता इतवार, मगर आज पावर में हम सरप्लस बनाकर कांग्रेस को तोहफे में दिए। पीने का पानी घर घर तक पहुंचाकर हमारे सीएम साहब ने एक तोहफे में दिया है तेलंगाना अवाम को, वो आज कांग्रेस से फ़ायदा उठा रही है। और जो वायदे किए कांग्रेस हर कम्युनिटी के लिए वायदे किए, खाली माइनॉरिटी डिक्लेरेशन नहीं, हर एक को वायदा किया गया, हर एक के साथ धोखा कर रहे हैं, कोई तरक्की नहीं कर रहे हैं बल्कि खाली क्रिटिसाइज करना सीख चुके हैं क्योंकि आवाम का माइंड को डाइवर्ट करते हैं। अब आवाम को टाइम आ रहा है, आने वाला टाइम इलेक्शन का है, आवाम इसका बदला ले सकती है, आवाम बता सकती है कि आपने जो वायदे किए उसे पूरा क्यों नहीं कर रहे। हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है कि आपने जो वायदे किए उसे मुकम्मल कीजिए और ख़ास तौर से गंगा जमुना तहजीब को फ़रोग दीजिए। और आप चीफ मिनिस्टर से गुजारिश है कि फ़ौरन आप आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी जाइए, कोडंगल जाइए, जाकर वहाँ पर दौरा कीजिए, वहाँ के लोगों को तयख़ुन दीजिए, हालात जो बिगड़े उसको सुधारने की कोशिश कीजिए, यही हमारी अपील है। जय तेलंगाना, जय हिंद, थैंक यू। अभी हमारे बीच में मौजूद आबिद रसूल खान साहब भी उनकी बयान देंगे। जनाब महमूद अली साहब, मैं समझता हूं कि हर सब्जेक्ट के ऊपर आपको हमारा स्टैंड बताए हैं और बीआरएस के अचीवमेंट भी बताए हैं और कांग्रेस के जो कमियां हैं वो बताए हैं। मैं सिर्फ 2 बात बोलूँगा। एक तो जो है आज हम तेलंगाना में बुलडोज़र राज जिस तरीके से यूपी में है वो बुलडोज़र राज यहाँ पे देख रहे हैं। कोडंगल में रात बुलडोज़र लगा के वक्फ के जायदादों को जो तोड़ दिया गया और जो वहाँ पे दरगाह को और छिल्लों को तोड़ दिया गया, इसका पीआरएस पार्टी बहुत सख्त अल्फाज में कंडम करती है और चीफ मिनिस्टर साहब से डिमांड करती है कि एफआईआर रजिस्टर करके जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं उनको अरेस्ट करें इमीडिएटली और रात जो करे हैं उनको आप सामने लाए पब्लिक के और इसका एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें कि कौन जिम्मेदार था और उनके ऊपर क्या आप एक्शन लिए हैं। उसी तरीके से महमूद अली साहब बताए हैं कि जैसा टिम्बरिस में जो काम हुआ है, 200 से बढ़ के जो स्कूल कायम किए गए हैं, 1 लाख से बढ़ के तुलबा वहाँ पढ़ रहे हैं, वहाँ पे हम देख रहे हैं गुज़िश्ता 6 महीने में सरू नगर में एक बच्चे की मौत हुई है स्टूडेंट की, जिस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया।
हमारी पार्टी के लीडर जाकर कल मिले हैं टिमरिस से और उसके बाद उनको सस्पेंड किया गया। उसी तरीके से नारायणखेड़ में एक बच्ची स्कूल में डिलीवरी दी गई बच्चों की, आज तक उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। स्टूडेंट एक बच्चा पैदा की है स्कूल के अंदर, उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। और एक जगह पे एक बच्चा फर्स्ट फ्लोर से गिर के मर गया, वहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो जो स्कूल्स कायम किए गए हैं, आज कांग्रेस तो स्कूल्स को बर्बाद कर रही है। वहाँ के बच्चे आज स्कूल छोड़कर चले आ रहे हैं और माइनॉरिटी बच्चों से बढ़ के नॉन माइनॉरिटी बच्चे आज स्कूलों में आ गए और टीचर्स का भी वही हाल है। तो इस पर भी हम रेवंत रेड्डी साहब से डिमांड कर रहे हैं कि आप इसको सही करिए और इमीडिएटली इसके ऊपर आप एक्शन लीजिए। और एक अहम चीज़ ये है, आज वक्फ बोर्ड बगैर सीईओ के काम कर रहा है। जो सीईओ थे उनको एक साजिश के तौर पे ट्रांसफ़र किया गया, अच्छा काम कर रहे थे और बगैर सीईओ के आज वहाँ पे काम हो रहा है। तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं। तनख्वाहें देने एक ऐसे ऑफिसर को आप पावर्स दिए हैं जो ऑफिसर इवन असिस्टेंट सेक्रेटरी के लेवल का नहीं है, जबकि जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल का होना चाहिए। तो इस तरीके से पैसों का। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये बात है कि खम्मम में एक वक्त के 150 एकड़ ज़मीन के ऊपर एनओसी दिया गया इलीगली, उसका एफआईआर रैबिट्स पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुआ है। उसमें कांग्रेस का एक मिनिस्टर इन्वॉल्व है और ये अभी तक बात दबाई गई है। हम डिमांड कर रहे हैं कि 150 एकड़ ज़मीन वापस वक्त को वापस की जाए। और आने वाले दिनों में मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी जहाँ पे भी लोग मुसलमान हैं उनके साथ ये बुलडोज़र राज से हाइड्रा में ले लीजिए, मूसा नदी के बैंक्स पे ले लीजिए जहाँ पे मुसलमान हैं। महमूद अली साहब खुद वहाँ रहते हैं, महमूद भाई को मालूम है कि किस तरीके से वहाँ पे मुसलमानों के घरों के ऊपर बुलडोज़र चला के आप नुकसान कर रहे हैं। तो मैं एक डिमांड कर रहा हूँ कि ये बुलडोज़र राज तेलंगाना में ख़त्म होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज़ पर लॉ के तहत आप जो एक्वायर करना है, नोटिस दे के एक्वायर करना और नोटिस दे के काम करना, ये इलीगल काम बंद करना। और ये हमारी पार्टी का डिमांड है और अगर नहीं करेंगे तो हम उसके अगेंस्ट एहतजाज करेंगे, कोर्ट को जाएंगे और उसको रुकाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। अंदर की धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धोखे का दूसरा नाम हो गया कांग्रेस का हुकूमत और रेवंत रेड्डी साहब। आप सबको यह जानकारी है 2023 इलेक्शंस में जो 1-1.5% से जो कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत बनाया, उसका वजह यह था कि तेलंगाना में जितने भी मेजॉरिटी, पूरे नहीं तो मेजॉरिटी, आम जनता के साथ मुसलमान भी उनकी जो झूठी बयान को भरोसा करते हुए जो ऐसे उन लोग रेवंत रेड्डी साहब को और कांग्रेस पार्टी को गद्दे सौंप दिए थे। इलेक्शन के दौरान इतनी बड़ी बड़ी बात करते हुए जो ऐसे उन लोग माइनॉरिटी डिक्लेरेशन बोल के लोगों को गुमराह करने के लिए, हमारी वोट हड़पने के लिए जो ऐसे उन लोग ऐसी एक माइनॉरिटी डिक्लेरेशन को लागू करने की वादा किए थे। हालांकि अभी 24 महीने करीब हो रहा है हुकूमत में आके, क्या हुआ? हमारी वोट से गद्दे पर बैठ के गद्दारीपन जो कर रहे वो रेवंत रेड्डी साहब का हुकूमत और कांग्रेस का हुकूमत है। ये सिर्फ हम बीआरएस के हैं, पूरे बीआरएस के वरिष्ठ नेता लोग यहां पर बैठे हैं, इसलिए ये बात नहीं बोल रहे। आज हर गांव में, हर गली में अगर किसी मुसलमान, हिंदू भी हो, आज पूरे माइनॉरिटी के नेता लोग बैठे हैं खास तौर से, और कोडंगल का मुद्दा, इसी वजह से ये मुद्दे को जरा ज्यादा गौर करने की कोशिश कर रहे। हर मुसलमान तेलंगाना में एक धोखा महसूस कर रहा है। हमको धोखा किया गया है, हमको गुमराह किया गया है, ऐसी एक महसूस कर रहे हैं आज मुसलमान के भाई लोग। उनका जितने भी 420 वायदे किए हैं, वो वायदा का फल भी मुसलमान को मिलता था, वो तो नहीं मिला है। मगर खास तौर से 10 साल के हुकूमत में केसीआर साहब ने जिस तरीके से गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखने के लिए उन्होंने जो कोशिश किया था, वो गंगा जमुना तहजीब को तोड़ फोड़ कर रहे हैं आज रेवंत रेड्डी साहब के हुकूमत और कांग्रेस के हुकूमत। ये सुनने के लिए और भरोसा करने के लिए थोड़ा तकलीफ होता है, मगर तेलंगाना के कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं। ये नाजायज रिश्ता रख के जो है सो मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं।
यह इससे साबित होता है पूरे हिंदुस्तान में कौन सा भी राज्य अभी तक जो है सो 2025 वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को अमल नहीं किए हैं। पूरे हिंदुस्तान में कोई राज्य अमल नहीं किए हैं, मगर कांग्रेस का नकाब पहनकर बीजेपी का एजेंडा अमल करने वाला रेवंत रेड्डी साहब का हुकूमत और कांग्रेस का हुकूमत तेलंगाना में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को जो है सो अमल किए हैं। यह है उनका मेमो। जब एक बार एक मुद्दा, एक एक्ट सुप्रीम कोर्ट जाता है, उसका मतलब है उसका एक लेटर ऑफ दैट एक्ट शुड नॉट बी इंप्लीमेंटेड एंड विल नॉट बी इंप्लीमेंटेड। मगर ये लोग जो है सो सुप्रीम कोर्ट में केस डाले बोल के, पुराने एक्ट के जरिए भी कोई मीटिंग नहीं लगाना बोल के इन्होंने जिस तरीके से जीवो लाया, इसका मतलब यह है कि उन लोग जो 2025 का वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है उसको तेलंगाना में अमल कर रहे हैं, हमको गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी का एजेंडा को आज तेलंगाना में रेवंत रेड्डी साहब अमल कर रहे हैं। मेरे खास मुसलमान भाइयों बहनों बुजुर्गों, ये जो झूठी नकाब कांग्रेस का पहन के जो बीजेपी का एजेंडा जो रेवंत रेड्डी साहब चला रहे उसको समझने की कोशिश करना बोल के मैं सिर झुक के हमारे सबके तरफ से जो है सो आपको पेश कर रहा हूं। मैं एक वीडियो आपको बताना चाहता हूं। मैं मीडिया लोगों को भी खास तौर से गुजारिश करके आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो वीडियो एक बार बताइए। केसीआर साहब के हुक्म के मुताबिक जो है सो राज्यसभा में हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स इतनी बड़ी तरीके से, पैमानी तरीके से लड़े और खिलाफ किए वो बिल को। एक बार जो है सो वो बिल का खिलाफ किस तरीके से हमारे सुरेश रेड्डी साहब किया, एक बार पूरी आवाम जो है सो समझना चाहिए। 1-2 मिनट वो वीडियो देखिए। मैं बीआरएस पार्टी की तरफ से इस बिल के खिलाफ में ठहरा हूं सर। चेयरमैन साहब, वी हर्ड द ऑनरेबल मिनिस्टर व्हेन ही गेव द जिस्ट ऑफ द बिल, और मुझे जहां तक समझ में आई उनके जिस्ट में, हम समझते हैं कि जितना भी मिनिस्टर साहब ने सभा में बताया, 75% ऑफ द कंटेंट कैन बी डन थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। वी डोंट रियली नीड अ बिल। मिनिस्टर साहब आजकल इतना तकलीफ उठाए कि शायद आप इसमें से आधा तकलीफ आप देश में 4 अलग अलग प्रांतों में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, आप उधर के वक्फ बोर्ड के मेंबर्स को, उधर के जो स्टेक होल्डर्स है, आप उनको बुला के आप उनसे शायद एक छोटा सा मीटिंग करके बताना चाहिए था कि भाई वक्फ में ये चेंजेस की जरूरत है, आपको कंप्यूटराइजेशन की जरूरत है, या नहीं तो फर्दर रिफॉर्म्स की जरूरत है, आपको कुछ सहायता चाहिए तो हम देने को तैयार है, एक्सपर्टाइज चाहिए, आपको इतने लाखों जमीन है मगर फायदा सिर्फ 100 करोड़ आ रही है, हमारे पास व्यापारी का एक्सपर्टाइज है, हम आपको दिला सकते हैं, तो उससे आपके ऊपर भरोसा आ सकता है सर। तो आपका बिल का कंटेंट ठीक लग रहा है मगर इंटेंट में जो है सो फर्क है। आज लोगों में यही चर्चा हो रही है सर। लाइक आई सेड, पहले से यही हो रहा है कि एक अच्छा फसाड क्रिएट किया गया है कि भाई ये प्रोग्रेसिव बिल है, मगर हम समझते हैं कि ये फसाड के पीछे प्रोग्रेसिव नहीं मगर पोलराइजेशन की कोशिश हो रही है। सो दिस इज नॉट व्हाट अ सेक्युलर इंडिया विल लुक एट सर। सर मैं कहना चाहता हूं, एक 20-25 साल पहले कॉम्पोजिट आंध्र प्रदेश के एक मुख्यमंत्री जी ने उनके डिपार्टमेंट्स के सर्वे कराए कि भाई कौन सा डिपार्टमेंट में करप्शन ज्यादा है। तो स्टार्टलिंग रेवोल्यूशन ये आया कि 2 बड़े डिपार्टमेंट्स है, एक है इलेक्ट्रिसिटी और एक है एंडोमेंट्स। एंडोमेंट्स में मैक्सिमम करप्शन हो रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए वहां, समझा गए, और वहां कोई कलेक्टर हेड नहीं करता है वहां एंडोमेंट्स डिपार्टमेंट, उनसे बड़े अधिकारी रहते हैं सर, उनसे बड़ा ऑफिसर रहता है, कमिश्नर रहता है एंडोमेंट्स डिपार्टमेंट का, फिर भी वहां पे करप्शन हो रहा है। और करप्शन क्या सिर्फ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में है? करप्शन तो हर इंस्टीट्यूशन में हो रहा है। मगर आप एक फसाद क्रिएट किए हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये बात भी आ रही है कि भाई यूसीसी में क्या हो रहा है। यूसीसी का मतलब ये है कि भाई एक कौम वाले इतने बीवियां रख सकते हैं, इतने बच्चे पैदा कर सकते हैं, ये सब बोल रहे हैं। तो जब इंक्वायरी किया गया और डिपार्टमेंटली से जब इंफॉर्मेशन आ रहा है तो बोल रहे पीपल आर रिफॉर्मिंग, इवन द माइनॉरिटीज आर रिफॉर्मिंग, वो लोग में भी बदली आ रही है। अब गोवा में हिंदू 2-3 शादी कर सकते हैं अगर मेल बच्चा ना हुआ या नहीं तो बच्चे नहीं हुए, मगर वहां पे इस लॉ का कोई यूज नहीं किया हिंदू, बिकॉज इवन दे आर वेरी प्रोग्रेसिव। सो वी हैव टू लुक इन दैट डायरेक्शन। और सबसे बड़ी डर की बात यह है सर कि भाई मैं आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना में, जब तेलंगाना का आंदोलन चल रही थी डिप्टी चेयरमैन साहब, उस वक्त भी यही बताया गया कि अगर तेलंगाना बनेगा तो ये जिलों में मुसलमान ज्यादा रहेंगे, ये जिला बनेगा तो हिंदू ज्यादा रहेंगे, तो हिंदू मुस्लिम की राइट्स होने वाली है और यहाँ ट्रैंक्विलिटी पीस नहीं रहता। मगर आप देख चुके हैं कि तेलंगाना के आंदोलन में हिंदू मुसलमान सब केसीआर जी के लीडरशिप में एक साथ रहे, और आज तक 12 साल हुआ है, एक भी कम्युनल राइट नहीं हुआ। पीस एंड हार्मनी का एक अच्छा मिसाल है तेलंगाना राष्ट्र, ये बड़ी गर्व से आपके सामने रखना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो डर आ रही है चेयरमैन साहब कि आप कहते हैं कि भाई नॉन हिंदू, आई मीन नॉन मुस्लिम कैन नॉट गिव वकफ।
अब मैं कहीं दरगाह पे जाते रहता हूँ सर, हमारे पास तेलंगाना में कई जगह लोग जाते रहते हैं और रिकॉर्ड से कि कोई दरगाह में जाए तो उनका संख्या क्या है, तो शायद 45% मुस्लिम जाते हैं और 55% हिंदू जाते हैं। और हिंदू जाके मन्नत मानते हैं कि भाई मेरे को बच्चे चाहिए, मेरे बच्चे की तालीम अच्छा हो, मेरे बच्चे की शादी हो, अगर शादी हुआ तो मैं ये वक्फ को दे दूंगा। अगर आप आज बिल लाए कि भाई नॉन मुस्लिम कैन नॉट गिव दैट, और मैं जन्नत माना कि अगर मेरा बच्चा हुआ तो मैं जमीन देता हूं, तो आप व्हाट आर यू कंपेलिंग मी? यू आर ग्रेजुअली कंपेलिंग पीपल फॉर कन्वर्शन और यू आर कंपेलिंग पीपल नॉट टू गो टू अ दरगाह। सो दिस इज नॉट द राइट थिंग वेयर वी हैव द ऑब्जेक्शन। हमने हाल में देखा है सर, बड़े बड़े लोग जाते हैं दरगाह में। द अदर डे हम अदानी जी को देखे, नहीं वो गए वहां, और जब अदानी जी दरगाह पे जाते हैं तो वहां के लोग उम्मीद करते हैं, बहुत प्रोग्रेसिव आदमी है, इनके लीडरशिप में हमको कुछ मदद बनती है, कुछ फायदा होता है, वो फायदे से वो दरगाह का, वहां का मुसलमान कौम का कुछ फायदा होता है, और शायद अदानी जी भी चाहेंगे वो, मगर आपके बिल लाने से आज वो कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मेरा कहना यह है कि भाई डोंट गेट इनटू दीस ड्रैकोनियन बिल्स which will hamper the fairness and the secular fabric of our country, sir. So the other point, of course, अब वक़फ़ बाय यूजर की बात आई कि भाई आप एस्टैब्लिश करो कि ये आपका है नहीं है। अरे भाई 200-300 साल का आप कहां से एस्टैब्लिश करते? एक छोटा मिसाल मैं बताता हूं साहब, ये तो वक़फ़ की बात कर रहे हैं, मैं रेवेन्यू की बात कर रहा हूं। तेलंगाना में आज भी कई लोग जमीन बेचते खरीदते हैं, कुछ लोग तो ज़बानी करते हैं, कुछ लोग वो सादा बैनामा बोलते हैं, कागज पे लिख के देते हैं कि भाई जमीन आपका है, वो ले लेते हैं, उनके बच्चों का होता है। कभी ना कभी गवर्नमेंट एक रिफॉर्म्स लाती है, हमारे पास जैसा रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, तो बोल दिया भाई कि ये सादा, ये कागज को भी हम इज्जत करते हैं, वी विल लीगलाइज इट एंड देन द title is established. So these are the progressive things one needs to look at, sir. So like I said, contents are very good, Minister Saab, मगर शक है आपका इंटेंट पे। तो इसीलिए to create a secular and a better environment, we want you to withdraw the bill, because ये उम्मीद के नाम पे आप बिल ला रहे हैं, मगर मैं समझता हूँ a very flary, a very good secularism का शायद आप शहीद हो रहा है यहाँ पे। तो इस 4 बातों से I will once again reiterate that we will oppose the bill and we want the government to take back the bill and come back after further consultations. Thank you, sir. ये वीडियो आपको देखने के बाद में ये समझ में आता है कि केसीआर साहब की सोच क्या है, बीआरएस पार्टी की विचार क्या है, और किस तरीके से बीआरएस पार्टी के राज्यसभा में बीआरएस पार्टी के तरफ से किस तरीके से राज्यसभा में उसको खिलाफ किया है।